गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं शाम 6 बजे से सोशल साइंस की। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल या फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं अटेंड की हैं तो सारी क्लासेस की जो प्ले लिस्ट है वो चैनल पर बनी हुई है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, ठीक है। तो उन क्लासेस को भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि प्रीवियस क्लासेस को भी आपका जो फ़ायदा है वो मिल सके। और आज की क्लास का सबसे पहले सवाल आपको बताइएगा, यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला अब इस समय चल रही है, उससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और इसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी आपकी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए पहले से। बाकी ये सब्जेक्ट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, 2016 से लेकर 2023 तक के वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको जल्द ही सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न संख्या 91, बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया था, ठीक है। जो बहमनी राज्य था, ठीक है, उसमें कुल कितने शासकों ने शासन किया था, ठीक है, कितने शासकों ने यहाँ पर शासन किया था ये आपको बताना है। तो बहमनी राज्य में टोटल 14 जो ऐसे शासक थे जिन्होंने बहमनी राज्य पर शासन किया था। कितने? 14 ऐसे शासक थे। इनकी संख्या कितनी थी? 14। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 92, आपको ये बताना है कि बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था, ठीक है। जो बहमनी राज्य था उसमें एक रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था, तो उस रूसी यात्री का जो नाम था वो था एथनेसियम निकितन, ठीक है। क्या नाम था? एथनेसियम निकितन। ये उस रूसी यात्री का नाम था, एथनेसियम निकितन, ठीक है। ये आपका अगला सवाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ? जो बहमनी राज्य था उसके पतन के बाद दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। वो 5 राज्य इस प्रकार हैं, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। क्या क्या राज्य थे? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ठीक है। ये 5 अलग अलग राज्य थे जो कि बहमनी राज्य जब समाप्त हुआ तो ये राज्य 5 अलग अलग राज्यों में डिवाइड हो गया। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? जब ये बहमनी राज्य था जिस समय कंप्लीट, तो उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था गुलबर्गा। क्या नाम था? गुलबर्गा। ये बहमनी राज्य की राजधानी का नाम था। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर राज्य था, ठीक है, दक्षिण भारत में, उसकी जो स्थापना थी, ये पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की नींव रखी यानी कि स्थापना की। इसके बाद आपका अगला सवाल है, आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त थी? यानी कि जो आंध्र भोज की उपाधि थी वो किसे दी गई थी? किसने आंध्र भोज की उपाधि को प्राप्त किया था? तो इस सवाल का जो आंसर है वो आप देख सकते होंगे, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की जो उपाधि है वो प्राप्त हुई थी, ठीक है। कृष्णदेव राय को, किसे? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 97, विजयनगर राज्य का किस प्रथा पर आधारित था, ठीक है। विजयनगर राज्य में कौन सी प्रथा थी जो प्रचलित थी? तो विजयनगर राज्य जो था वो सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। कौन सी प्रथा पर? सामंत शाही, ठीक है। ये आपको याद रखना, विजयनगर राज्य सामंत शाही प्रथा पर आधारित था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? राज्य में प्रशासन की सुविधा के लिए जो विजयनगर राज्य है वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, और इसके टोटल कितने प्रांत थे? टोटल 6 प्रांतों में ये बटा हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, आपसे ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 99, चंद्रमा की कितनी गतियाँ होती हैं? यानी कि चंद्रमा कितने तरह से मूवमेंट करता है, उसकी कितने तरह की गतियाँ होती हैं? तो चांद की टोटल 3 गतियाँ होती हैं, पहली घूर्णन, दूसरा परिक्रमण और तीसरा सूर्य के सापेक्षिक गति, ठीक है। घूर्णन, परिक्रमण और सूर्य के सापेक्षिक गति, चंद्रमा की ये 3 अलग अलग टाइप की मोशन यानी कि जो गतियाँ हैं वो होती हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 100, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण हो जाती है? यानी कि जो चंद्रमा है जो कि पृथ्वी का
यहाँ पर उपग्रह है, ठीक है। कैसा उपग्रह ये आपको बताना है, ठीक है। चंद्रमा अपने अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा कर लेता है। 29 दिनों से कुछ अधिक समय, ठीक है। जैसे कि महीना आपका 30 दिन का होता है, लगभग इतने ही दिनों में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का यानी कि अक्ष के परितः लगभग 29 दिनों में अपना जो परिभ्रमण है वो पूरा कर लेता है, ठीक है। और चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है ये भी आपको पता होगा, ये पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर ये अपना परिभ्रमण करता है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके साथ ही चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 101, चंद्रवर्ष क्या है, चंद्रवर्ष किसे बोलते हैं, ठीक है। चंद्रवर्ष आपको बताना। तो कुल 12 चंद्रमासों का जो समूह है वो चंद्रवर्ष कहलाता है, ठीक है। 12 चंद्रमासों का, ठीक है, 12 चंद्रमासों का जो समूह है उसे क्या बोलते हैं, चंद्रवर्ष कहलाता है। चंद्रवर्ष किसे कहते हैं, कुल 12 चंद्रमासों का समूह। इसके बाद आपका अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मंगोल साम्राज्य के बारे में आपको बताना है। तो मंगोल साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंगेज खान ने की थी। किसने की थी, चंगेज खान ने, ये आपको याद रखना है। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंगेज खान ने, ठीक है। अगला सवाल आपका, चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया था। जो चंगेज खान था उसने किस जगह को अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया था। किस भूभाग को, ये आपको बताना है सबसे पहले। तो उत्तरी चीन के भूभाग को चंगेज खान ने सबसे पहले अपने अधीन कर लिया था, यानी कि उस पर अपना जो कब्जा है वो स्थापित कर लिया था। किसने, चंगेज खान ने चीन के भूभाग को, उत्तरी चीन के, ठीक है, कौन से, उत्तरी चीन के भूभाग को, ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 104, तैमूर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो तैमूर का जन्म सन 1336 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर जन्म जो हुआ था वो सन 1336 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना एक प्रदेश था और इस ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। किस स्थान पर, केस नामक। किसका जन्म हुआ था, तैमूर का। अगला सवाल आपका, अगले सवाल आप 105 नंबर आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया था। दिल्ली पर तैमूर ने जब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था उस समय सन क्या थी, यानी कि वो किस समय में किया था, सन 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर ने अपना जो आधिपत्य वो स्थापित कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला। जो सल्तनत काल थी वो मेन रूप से कितने सालों तक चली, तो ये टोटल 300 वर्ष 20 सालों तक चली। सल्तनत काल कितने समय तक चली, 320 सालों तक, 320 वर्ष तक। अगला सवाल है सल्तनत काल के पतन यानी कि समाप्त होने का मुख्य कारण क्या था। जो सल्तनत काल का पूरी तरह से नामो निशान मिट गया तो इसका जो मुख्य कारण था वो था साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य जो था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा विशाल था। इसके बाद आपका अगला सवाल है सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन कौन से थे। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ की थी, ठीक है। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर ये जो दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हुई। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद आपको पता ही है, ठीक है, बाबर ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर वहाँ से मुग़ल सल्तनत स्टार्ट हुई। क्या चीज़ स्टार्ट हुई, मुग़ल सल्तनत, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इब्राहिम लोदी के बाद जो मुग़लों का स्थापत्य हो गया यहाँ पर दिल्ली पर, ठीक है। तो मुग़ल काल फिर स्टार्ट हो गया दिल्ली सल्तनत के बाद, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है और अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 109, सूफ़ी क्या है, सूफ़ी क्या है, ठीक है। सूफ़ी के बारे में आपको बताना। सूफ़ी अरब में जो व्यक्ति सफ़ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफ़ी पुकारा गया था। क्या, उन्हें सूफ़ी पुकारा गया था, ठीक है। अगला सवाल आपका सूफ़ी संप्रदाय क्या है, व्हाट इज़ सूफ़ी संप्रदाय, ठीक है। सूफ़ी संप्रदाय इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी बोलते हैं, सूफ़ी संप्रदाय को, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है 111 नंबर का। 111 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि सूफ़ी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है। सूफ़ी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था। सूफ़ी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है, काले गोरे में, ऊंच नीच में, अमीर गरीब में, सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर, ठीक है, ईश्वर के प्रति, ठीक है, गॉड, ईश्वर के प्रति क्या था, प्रेम का भाव सिखाना था। अगला सवाल है सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का एक अंश है, यानी कि जो सूफी संप्रदाय है वो किस संप्रदाय का ही एक अंश यानी कि भाग है। ये जो सूफी संप्रदाय है ये मुस्लिम संप्रदाय का ही एक
पार्ट यानी कि भाग है, ठीक है, क्या है, अंश है। सूफी संप्रदाय जो है वो मुस्लिम संप्रदाय का ही एक अंश है। उसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 113, सूफी संतों का जो जीवन है वो कैसा होता था, ये आपको बताना। तो सूफी संतों ने खानकाहें बनवाएं जहाँ वह स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहाँ वे स्वयं रहते थे, ठीक है, अपना जीवन गुजारते थे और उपदेश देते थे अपने अनुयायियों को और मानव की सेवा भी अलग अलग तरह से करते थे। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 114, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन के बारे में बताना है। तो भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा, यानी कि एक ईश्वर को ही मानना है। भक्ति आंदोलन क्या है, एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांडों और यज्ञों का परित्याग कर दिया। इसके बाद आपका अगला सवाल है भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसके स्टार्ट होने के प्रमुख कारण क्या थे। तो पहले था इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा, ठीक है, इस्लाम के आक्रमणों से सुरक्षा। दूसरा आपका हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता है, हिंदू समाज और धर्म में सुधार की आवश्यकता, ये भक्ति आंदोलन के स्टार्ट होने के दो प्रमुख कारण थे। इसके बाद आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 116, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्थल मंडल क्या है, ठीक है। उससे पहले एक सवाल और है जो कि छूट रहा है यहाँ पर, यह है प्रश्न संख्या 116, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। जो एक कैलेंडर होता है वर्ष का, ठीक है, यानी कि एक वर्ष यहाँ पर पूछ रहा है, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने ग्रहण, 7 ग्रहण। अगला सवाल यह है कि स्थलमंडल क्या है। पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थलमंडल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं है वो स्थलमंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जहाँ पर जल होता है वह भाग जलमंडल कहलाता है और जहाँ पर जल भाग उपस्थित नहीं है वो भाग आपका स्थलमंडल कहलाता है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए वायुमंडल क्या है, ठीक है, वायुमंडल, ठीक, वायुमंडल के बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताना आपको वायुमंडल क्या है। वायुमंडल क्या है, सभी स्थलीय और जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ जो भाग है वही वायुमंडल कहलाता है। सभी जलीय, ठीक है, इसमें जलीय भाग भी आता है और स्थलीय भाग भी आता है, ठीक है। तो जलीय भाग को स्थलीय, जलीय और स्थलीय, मतलब स्थलीय और जलीय यानी कि दोनों तरह के भाग को एक जो आवरण है वो यहाँ पर घेरा हुआ है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका वायुमंडल बोल देते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। पृथ्वी के जो विभिन्न परिमंडल हैं इनके यहाँ पर आपको नाम बताना है। तो क्या नाम है, फटाफट देख लेते हैं। और पृथ्वी के जो विभिन्न मंडल हैं यहाँ पर आ चुके हैं आपके सामने। प्रश्न संख्या 119 है। आपकी जो पृथ्वी के विभिन्न परिमंडल है उनके नाम है स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया और जैवमंडल हो गया। क्या क्या हो गया, जय स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया और जैवमंडल हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अगला सवाल आपका इस क्लास का अंतिम सवाल है, जैवमंडल क्या है, ठीक है। जैवमंडल, ये वाला जो जैवमंडल ये क्या है। पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, वायुमंडल के बारे में आपने पढ़ लिया और स्थलमंडल के बारे में भी आपने पढ़ लिया। जलमंडल तो आप जानते ही, ऐसा मंडल जहाँ पर जल उपलब्ध होता है। तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ अन्य तीनों मंडल मिलते हैं जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर ही उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जो सीमित होता है, ठीक है, जहाँ पर अन्य तीनों मंडल जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसी को हम जैवमंडल बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अदर भाई बहन भी हमारे साथ जुड़ सकें। और आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।